बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता ही है कि 15 और 16 ये 2 दिन एससीओ कॉन्फ्रेंस है और 17 और 18 तारीख जो बताई गई है, इन 2 तारीखों पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। हुकूमत जो कल बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी कि नंबर गेम उनके पास पूरा हो गया है, क्योंकि कल मौलाना फजल रहमान साहब का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि काफ़ी हम आहंगी पैदा हो गई है जो आइनी तरमीम है उनके हवाले से, और वो ख़बर टीवी चैनलों पे बहुत ज़्यादा चलवाई गई। और ये ख़बर इसलिए चलवाई जा रही है क्योंकि इस वक्त मुसलसल तहरीक इंसाफ के MNAs को, सेनेटर्स को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको रिकॉर्ड पर रखने के लिए मुसलसल ये बात बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर सरेंडर कर चुके हैं, ये कन्फर्म है। और अब तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत हलचल है और तहरीक इंसाफ के अंदर जो इल्ज़ाम लग रहा है वो उसी शख्सियत पर लग रहा है जिसने सेनेटर्स को सारा उसने मैनेज करना था कि कोई सेनेटर हमारा ना टूटे, और अब उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं और इल्ज़ाम उनके ऊपर ये आ रहा है कि ये मिले हुए हैं और यही नंबर गेम हुकूमत का पूरा करवा रहे हैं सेनेट के अंदर। कल हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी कि जनाब अब तो मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आ गया, और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के जो लोग इस वक्त मैनेज किए जा रहे हैं, जिनको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, और ये बार बार आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जो भी जाएगा वो पैसे के इवज़ जाएगा, वो डील करके जाएगा, वो करोड़ों अरबों रुपए लेकर जाएगा। कोई भी इस वजह से नहीं जाएगा कि मेरे साथ ये कर दिया तो मेरे साथ वो कर दिया। ये सब झूठ होगा, ये सब बकवास होगा, ये सब फ्रॉड होगा, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त आज 15 तारीख हो गई है, कल कौमी असम्बली का इजलास है नहीं, 16 को इजलास होना है, ज़ाहिर है 17 या 18 को, और मैक्सिमम 24 तक का टाइम है। 25 को काजी साहब रिटायर हो रहे हैं। तो मुझे बताएं कि अगर इस मौके पे कोई भी तहरीक इंसाफ का MNA या सेनेटर खुल के सामने आ जाता है और बताता है कि मेरे साथ ये वाक़या हो गया है, मेरे साथ ये सानिया हो गया है, मेरे साथ ये हो गया है, ये मेरे साथ ये हो गया है, तो पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी हो जाएगी और बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको ज़बरदस्ती तोड़ना या साथ मिलाना नामुमकिन है। इस वक्त जब नज़र आ रहा है सबको कि गिन के टोटल 7 दिन आपने रेजिस्ट करना है, आपने खड़े रहना है, आपको फाइल दिखाई जाती है या आपको वीडियो दिखाई जाती है। अब ये वीडियो स्टूडियोज वाला मामला पुराना हो गया, ये कोई चक्कर नहीं है। जो खड़ा हो जाएगा लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे। किसी के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो 6-7 दिन गुजारना कोई मसला नहीं है। अगर किसी की फैमिली के साथ कोई इशू है तो 7 दिन बर्दाश्त कर ले। देखें, अगर लोगों ने मतलब जितने ये इस वक्त PTI के MNAs हैं या सेनेटर्स हैं, इनकी अपनी क्या हैसियत है? इनको इमरान खान के नाम पे वोट पड़ा है। तहरीक इंसाफ एक बड़े अहम तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और उन्होंने सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली। तो बाद में उनको बहुत ज़्यादा बुलाया गया, उनको ये कहा गया कि आप इलेक्शन लड़ें, आप इस्तेहकाम पाकिस्तान के टिकट से इलेक्शन लड़ें। फिर उनको कहा गया चलें आप आज़ाद लड़ें। उन्होंने कहा कि बात सुने, वोट है इमरान खान का, ये इलेक्शन इमरान खान का है। 8 फरवरी का इलेक्शन इमरान खान का है। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आती तो वो अपने दिमाग का इलाज कराए। और उन्होंने कहा कि मेरे ड्राइवर को इमरान खान ने टिकट दे दिया तो मेरा ड्राइवर मुझसे जीत जाएगा। ये हालात हैं ग्राउंड के ऊपर, लिहाजा मैंने नहीं लड़ा इलेक्शन। नहीं लड़ा उन्होंने इलेक्शन। तो ये जितना वोट पड़ा है सबको इमरान खान के नाम पे पड़ा है। तो जो भी इस टाइम इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपेगा, जो गद्दारी करेगा, उसकी और उसकी आने वाली नस्लों की सियासत खत्म हो जाएगी। ये बाद में कोई नहीं सुनेगा मेरे साथ ये मसला हो गया था तो मेरे साथ वो मसला हो गया। सब झूठ है, सब बकवास है, किसी के साथ कोई मसला नहीं है। और फिर जब तमाम MNAs को, तमाम सेनेटर्स को बारहा ये कहा गया कि आप सेनेटर को तो पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया, MNAs को सिक्योर कर दिया गया। अब मुझे बताएं कि जिन सेनेटर्स को पाकिस्तान से बाहर भेजा गया था उनमें से अगर कोई सेनेटर पाकिस्तान वापस आया है तो क्यों आया है? क्या पार्टी को बता के आया है? कोई ऐसी मजबूरी, कोई ऐसा मसला? अब उनमें से कोई सेनेटर जिनको पाकिस्तान से बाहर भेजा गया था, कोई सेनेटर ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ ये मसला हो गया तो इसलिए मैंने वोट दे दिया। ये बयानियां बुलशिट होगा, ये बकवास होगा, ये झूठ होगा, ये फ्रॉड होगा। मुलाकातें सबको पता है कि इस वक्त जो है वो ये जो अभी मियां नवाज शरीफ लाहौर गए हैं, वो क्यों गए हैं? मरीम नवाज शरीफ, और किस तरह से किसको कहा गया कि जाके उनको मिल लें और आपको नून लीग एडजस्ट करेगी, आपके साथ कमिटमेंट देगी, और किसको जरदारी के पास भेजा गया, बिलावल को किसके पास भेजा गया, सारी बातें बाखबर लोगों को पता है। कोई सख्ती किसी के ऊपर नहीं है। जिनके ऊपर सख्ती है वो सब डट के खड़े हुए हैं, जिनके घरों पे छापे पड़ रहे हैं वो डटे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। और नजर आ रहा है कि अब 2-4-5 दिन की गेम है, और ये कोई यानी कोई मुहावरतन बात नहीं हो रही कि कोई 7 दिनों की गेम है, ये तो प्रैक्टिकल है। 17-18 को इजलास ये बुला रहे हैं।
17-18 गिन लें, 7 दिन की गेम है, 24 तक आपने रजिस्ट करना है। उसके बाद अगर ये आईनी तरमीम नहीं होती तो फिर गेम ख़त्म है इनकी। और दूसरी बात यह कि मौलाना साहब का कल बड़ा अहम एक खिताब आया है, उसके चंद पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा और उससे यह अंदाज़ा होता है कि हुकूमत के ये दावे गलत हैं कि मौलाना साहब हुकूमती जो मुसवदा है उसके ऊपर वोट देने जा रहे हैं। और ये परसेप्शन टीवी चैनल्स के ज़रिए इसलिए बनवाई जा रही है कि पीटीआई के जो सेनेटर्स हैं, जो एमएनएज हैं, जिनको मैनेज किया हुआ है, उनको कहा जा रहा है कि देखो यार, देखो ना, आईनी तरमीम तो होने जा रही है, मौलाना भी मान गया, तुम लोग अपना नुकसान करोगे, तुम लोग नहीं वोट दोगे, तुम अपना नुकसान करोगे, आईनी तरमीम तो हो जाएगी, तुम नहीं भी वोट करोगे तो हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी फिर सियासत ख़त्म हो जाएगी, इमरान खान की सियासत तो वैसे ख़त्म हो रही है। और ये सारी वो बातें जो 9 मई के बाद कही गई थी वो सारी वही की जा रही हैं कि इमरान खान इज़ नो मोर, इमरान खान ख़त्म, इमरान खान की कोई सियासत नहीं है। और भाई सियासत इस मुल्क में इमरान खान की है। इमरान खान की पार्टी की कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप से ऐलान कराए बगैर तो आप एसईओ नहीं करवा सकते थे। उन्होंने ऐलान किया तो आपकी सांस में सांस आया कि चलें अब हम एसईओ करवा सकते हैं। इमरान खान ही इस वक्त वो शख्सियत है जो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत है, जिसके पास अवामी मैंडेट है। ताकतवर वो नहीं होता जिसके पास हथियार होता है, ताकतवर वो नहीं होता जिसने किसी जगह पे नाजायज़ कब्जा किया हो, ताकतवर वो नहीं होता जो डंडे के जोर पे कोई चीज़ मनवा रहा हो या मतलब डरा रहा हो। ताकतवर पाकिस्तान में वो सियासतदान होता है जिसके पीछे अवाम खड़े हैं और अवाम इमरान खान के पीछे खड़े हैं। ये ज़रूर इमरान खान की बदनसीबी और बदकिस्मती है कि उसकी जो बाहर लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज़ है। मुझे एक सवाल का जवाब दें। 4 अक्टूबर की कॉल थी, 4 अक्टूबर से लेके आज 15 अक्टूबर है। कल रात पहली मरतबा 4 अक्टूबर के बाद बैरिस्टर गौहर साहब का वीडियो पैगाम आया है। 4 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर की रात तक बैरिस्टर गौहर साहब का एक वीडियो पैगाम या कारकुनान से खिताब मैंने नहीं देखा। अगर हो तो मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। अगर उनका 4 अक्टूबर के बाद पहला वीडियो पैगाम आया है तो वो क्या है? एहतजाज मौखर करने का पैगाम आया है। गो कि इस पर मैं लास्ट वीडियो में तफसील से बात कर चुका हूँ कि पस पर्दा हक़ाइक़ क्या है, क्यों ये एहतजाज मौखर हुआ, पस पर्दा क्या चल रहा है, और वो सारी बातें मैं कर चुका हूँ। लेकिन ये फिर इसी तरह से अली अमीन गंडापुर का 4 अक्टूबर के बाद जो उनकी स्पीचेज़ आई हैं वो आपने सुन ली हैं केपी की असम्बली में। उसके अलावा इमरान खान के मामले पे कोई एक एग्रेसिव बयान उनका नहीं है। वो अली अमीन गंडापुर जिन्होंने वफाकी हुकूमत को पीटीएम के गैज़ो गज़ब से बचाया है और रेस्क्यू किया इस हुकूमत को, एनआरओ दिया है इस हुकूमत को, एनआरओ दिलवाया है इस हुकूमत को, अपने आप को सामने लाकर उस हुकूमत से इतना तो मनवा लेते कि इंतज़ार सर मौजूदा को रिहा कर दिया जाए, उनसे इतना तो मनवा लेते कि इमरान खान से उसकी बहन की मुलाकात करवा दी जाए। और मैं लास्ट वीडियो में बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि जो एहतजाज मौखर हुआ है उसकी वजूहात क्या है। वो आप अगर सुन लिया होगा आपको तो आपको पता चल गया होगा कि इस लम्हे तक अली अमीन गंडापुर साहब का क्या किरदार है। अब आते हैं जनाब अब्दुल गफूर हैदरी साहब का। पहले बताता हूँ 4-5 पॉइंट और फिर मौलाना फजल रहमान साहब के। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। गफूर हैदरी साहब ने पहले तो, क्योंकि मुफ्ती महमूद साहब के वाले से कॉन्फ्रेंस थी मीरपुर ख़ास में सिंध में, वो कहते हैं कि मुफ्ती महमूद ने पाकिस्तान बचाने के लिए ढाका का सफ़र किया। जब भुट्टो ने कहा कि जो भी ढाका गया उसकी टांगें तोड़ देंगे, तो मुफ्ती महमूद ने इस धमकी को जूते की नोक पर रखा और ढाका का सफ़र किया। वो कहते हैं मैं इलेक्शन से बिल्कुल मायूस हो चुका हूँ। मैं कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब से अपील करूँगा कि हम इनकलाब की तरफ जाएँ, हम मज़ाहमत की तरफ जाएँ, इन जालमों से कौम को आज़ादी दिलाएँ। ये 2-4 सीटें हमें देकर हमें हरवाते हैं। फिर गफूर हैदरी साहब कहते हैं कि आज जो हुकूमत है वो एक शो पीस का किरदार अदा कर रही है, इससे आगे इनके पास इख्तियारात नहीं हैं। आज आपके हाथ से बलूचिस्तान जा रहा है, बलूचिस्तान के हर घर में आग लगी हुई है, अमन नाम की कोई चीज़ बलूचिस्तान में नहीं रही। जिम्मेदार लोग सिर्फ मीडिया पर आके बातें करते हैं। केपीके आपके हाथ से जा रहा है। आज केपीके और बलूचिस्तान में आज़ादी के नारे लग रहे हैं। दोनों सूबों पर मज़ामती तहरीकों का कंट्रोल है। इन हालात में पाकिस्तान कैसे चलेगा? बलूचिस्तान और केपीके के लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे? जुल्म और जबर की लंबी दास्तान है। बलूचिस्तान के वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है। उसके बाद वो कहते हैं, अब्दुल गफूर हैदरी साहब सेक्रेटरी जनरल हैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के, कहते हैं अगर पीटीएम वाले ये कहते हैं कि हमने सोचना है कि हमने पाकिस्तान के साथ चलना है या नहीं चलना, तो मैं 75 सालों से मुल्क पर मुसल्लत कुव्वतों से पूछता हूँ कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, पाकिस्तान को चाहने वाले, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने वाले लोग, ये सब यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं दावे से कहता हूँ कि बलूचिस्तान में बलोच एरियाज़ में FC दफातर के अलावा कहीं पाकिस्तान का झंडा लहराता हुआ दिखा दें। रियासत तबाही की तरफ जा रही है और तबाह करने वाली मुक्तदर कुव्वतें हैं, वही इस तबाही के ज़िम्मेदार हैं। उसके बाद आ जाए, ये इन्होंने किस तरह से चार्ज शीट किया है सिंध हुकूमत को डूब मरने का। उन्होंने जो है वो इन्होंने पीपल्स पार्टी को डूब मरने का मशवरा दिया है मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने, और ज़बरदस्त उन्होंने चार्ज शीट रखी है बिलावल सरकार के ऊपर, जरदारी सरकार के ऊपर। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं
कि सिंध की सूरत हाल आपके सामने है। घोटकी, कंदकोट, राजनपुर, ये कच्चे के इलाके, ये चंद डाकू इनसे काबू नहीं हो रहे। रोज़ाना लोगों को अगवा कर रहे हैं। बलूचिस्तान के कबाइल लश्कर लेकर कच्चे के इलाके में जाते हैं। यह हुकूमत सिंध के लिए शर्म की बात है। शर्म की बात है कि चंद डाकुओं को ये काबू नहीं कर सकते। डाकुओं तक जो रसाई होती है तो वो सारा कुछ बताते हैं कि ये भारी असला उनके पास कहाँ से आया। डाकू बताते हैं कि वो जो भत्ता लेते हैं उसमें से सिंध हुकूमत का हिस्सा है। सिंध हुकूमत डूब कर मर जाए, डूब मरना चाहिए सिंध हुकूमत को। ये अमन व अमान का हाल है। कल यहाँ भी लोग उठेंगे। 18वीं तरमीम हुई, कहाँ है उस पर अमल दरामद? कहाँ अमल दरामद हुआ 18वीं तरमीम पर? सिंध के जजीरे कैसे हड़प किए गए? आखिर कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? इस्लाम तुमने ना आने दिया, जमहूरियत को तुमने न अपने दिया, साफ इलेक्शन तुम नहीं होने देते। अब फिर कौन सा रास्ता बचा हुआ है? आज पाकिस्तान दीनी कुव्वतों की वजह से बचा हुआ है, इन नाअहल, नालायक, जालमों और जाबरों की वजह से नहीं। अगर हमने हाथ खींच लिया तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ खड़े हो और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। उसके बाद वो कहते हैं कि अंग्रेज़ों के बाद अब अंग्रेज़ों के ग़ुलामों से भी आज़ादी हासिल करना होगी। हमें मायूस नहीं होना, लेकिन अज़म करना होगा कि शायद इलेक्शन के ज़रिए हमारे मसाइल हल ना हों। हमें मज़ामती तहरीक चलाकर अंग्रेज़ के इन ग़ुलामों को शिकस्त फाश देने के लिए आगे बढ़ना होगा। ये मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब सेक्रेटरी जनरल हैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के। वो ये स्पीच कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं, वो ये दुरुस्त बात कर रहे हैं।